है, गर्व से कहते हैं, कुछ लोग जानते हैं, नहीं गर्व नहीं अनुभव होता है भाई, इतना कहते हैं। कुछ लोग जानते हैं लेकिन अन्य किसी बात के कारण कहने में संकोच करते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते इसलिए नहीं कहते। मैं तो कहता हूं कि भारत की ये जो प्राचीन विचारधारा अब तक चली आ रही और अन्यान्य रूपों में सर्वत्र प्रकट हो गई है, उन रूपों में इतनी विविधता है कि कई रूप एक दूसरे के विरोधी भी लगते हैं, लेकिन वो एक समान मूल्यबोध लेकर चलने वाली विचारधारा है। उस मूल्यबोध का प्रारंभ हमारे जनजातियों के बंधुओं के जीवन से और कृषकों के जीवन से प्रारंभ हुआ है। तो इस अर्थ में तो ये हमारे पूर्वज है, ऐसे ही उनको देखना चाहिए और उनके सारे स्थितियों का, समस्याओं का विचार करना चाहिए। ये सब अपने हैं, भारत में कोई पराया नहीं, परायापन हमने निर्माण किया है, हमारी परंपरा ने नहीं। वो तो एकता ही सिखाती है। जाति व्यवस्था व समरसता को लेकर कुछ प्रश्न आए हैं। रतनलाल बैरवा जी, केजी सुरेश जी, मेजर जनरल संजय अग्रवाल जी, आप पूछ रहे हैं, पूरे हिंदू समाज में समरसता के लिए रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, संघ इसके लिए क्या करेगा? दूसरा है, अंतर जातीय विवाह तथा अंतर धार्मिक विवाह के संबंध में संघ क्या सोचता है? तीसरा, क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हिंदू समाज जातियों में नहीं बंटेगा? रोटी बेटी व्यवहार का हम पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन जब इसको करने जाते तो रोटी व्यवहार तो आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं और मजबूरन बहुत लोग आजकल कर भी रहे हैं। वो मन से होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है, समझदारी ठीक करनी पड़ेगी। बेटी व्यवहार थोड़ा कठिन इसलिए है कि उसमें केवल सामाजिक समरसता का विचार नहीं, दो परिवारों के मिलन का भी विचार है, वर वधू के भी मैचिंग का विचार है। ये सब देख के हम उसका समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र में पहला 1942 में अंतर जातीय विवाह हुआ, पहला ही था और अच्छे सुशिक्षित लोगों का था, इसलिए उसकी प्रसिद्धि हुई। उस समय उसके लिए जो शुभ संदेश आए थे उसमें पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का भी संदेश था और पूजनीय श्री गुरुजी का भी संदेश था। और गुरुजी ने उस संदेश में कहा था कि आपके विवाह का कारण केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, आप ये भी बताना चाह रहे हैं कि समाज में हम सब एक है, इसलिए आप विवाह कर रहे हैं। मैं आपका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं और आपको दाम्पत्य जीवन की सब प्रकार की शुभकामना देता हूं। तो मानव में भेद नहीं करना, रुचि अरुचि प्रत्येक की अपनी होती है, पूरा जीवन साथ में चलाना है, वो ठीक चल सकता है कि नहीं, इतना देखना चाहिए। तो बेटी व्यवहार को भी हमारा समर्थन है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि भारत में अंतर जातीय विवाहों की गणना करके अगर परसेंटेज निकाला जाए तो शायद आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज संघ के स्वयंसेवकों का मिलेगा ऐसा करने वाले। और इस रोटी बेटी व्यवहार का चलन बढ़ाने से, यानी केवल विवाह और साथ बैठकर खाने की बात नहीं, जीवन के हर कृति में समाज को अभेद दृष्टि से देखना, मन से उसको निकाल देना, ये जब करते हैं तो हिंदू समाज जातियों में नहीं बटेगा, इसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं। वो बटेगा नहीं ये मैं जानता हूं, इसलिए कि प्रत्येक हिंदू की जो आत्मा है वो आत्मा एकता में ही विश्वास करती है और मनुष्य का शरीर मन बुद्धि आत्मा से अलग होकर ज्यादा चल नहीं सकता। तो वो आत्मा जरूर देश काल परिस्थिति के अनुसार आवश्यक नया शरीर धारण करेगी, इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। और इसलिए हम लोग सारे हिंदुओं को एकत्र करने का प्रयास कर ही रहे, इस विश्वास के साथ ही कर रहे। नहीं तो जिस जमाने में संघ शुरू हुआ उस जमाने में किसी का विश्वास नहीं था ऐसे हो सकता है। बहुत लोगों ने डॉक्टर हेडगेवार को कहा कि कंधे पर पांचवा न हो तब तक जिस समाज के चार लोग एक दिशा में नहीं चल सकते,
उस समाज को कैसे एकत्रित करेंगे आप? लेकिन आज आप देखते हैं कि कर लिया है हमने। तो इसलिए ये जरूर होगा, ये किया जा सकता है, हमने करके दिखाया है और ये किया जाना चाहिए और हम करेंगे। तीसरा प्रश्नों का संच है संघ एवं जाति व्यवस्था। ओम प्रकाश धामा जी, प्रदीप कुमार जी, प्रशांत शुक्ला जी, प्रोफेसर विजय कायत जी, मंगेश वैशंपायन जी, सुभाष चंद्र सेतिया जी, श्री सतीश कुमार सैनी जी, आपके प्रश्न है, हिंदू समाज में जाति व्यवस्था को संघ कैसे देखता है? संघ में अनुसूचित जाति जनजातियों का कैसा प्रतिनिधित्व और स्थान है? तीसरा, घुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए क्या संघ ने कोई पहल की है? जाति व्यवस्था कहते हैं उसमें गलती होती है। आज व्यवस्था कहां है? वो अव्यवस्था है। कभी ये जाति व्यवस्था रही होगी, वो उपयुक्त रही होगी, नहीं रही होगी, आज उसका विचार करने का कोई कारण नहीं। वो जाने वाली है। जाने के लिए प्रयास करेंगे तो पक्की होगी। उसको भगाने के लिए प्रयास करने के बजाय जो आना चाहिए उसके लिए हम प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अंधेरे को लाठी मार मार कर भगाएंगे, अंधेरा नहीं जाएगा। एक दीपक जलाओ, वो भाग जाएगा। तो एक बड़ी लाइन खींचो तो सारे भेद विलुप्त हो जाएंगे। यही संघ कर रहा है। और हम मानते हैं कि सामाजिक विषमता का पोषण करने वाली सभी बातें लॉक स्टॉक एंड बैरल बाहर जानी चाहिए। हम विषमता में विश्वास नहीं करते। ये प्रत्यक्ष आचरण में आने तक की यात्रा कठिन है, लंबी है, लेकिन वो करनी ही पड़ेगी और उस पर हमने कदम बढ़ाया है। संघ का काम जैसे जैसे बढ़ेगा और सर्वत्र पहुंचेगा, वैसे वैसे संघ के कार्यकर्ताओं में, अब ऊपर जाति का हमने निषेध किया और नीचे हम अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं पूछ रहे हैं, इसलिए उत्तर देना जरा कठिन हो रहा है। लेकिन आज की दृष्टि से देखें तो जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति के मानते हैं, उन बंधुओं का भी प्रमाण दिखने लगेगा। हम संघ में पूछते नहीं। एक बार मैं सरकार्यवाह चुना गया, पहली बार। हमारे सह सरकार्यवाह सुरेश जी सोनी, उनकी नियुक्ति हो गई। तो मीडिया ने चलाया कि ये भागवत गुट की विजय हो गई, लेकिन ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देना है, इसलिए सोनी जी को रखा है। तो मैंने सोनी जी को पूछा कि सोनी जी आप ओबीसी में आते हैं क्या? तो उन्होंने थोड़ा सा स्मितहास्य कर दिया, स्माइल कर दिया और उत्तर नहीं दिया। तो अभी भी मैं सोनी जी कहां आते हैं मैं नहीं जानता हूं। ये संघ में वातावरण है। तो अगर हम इसी ढंग से बढ़ते हैं तो ये परिवर्तन होता है। नागपुर में मैं पढ़ रहा था, विद्यार्थी था। उस समय नागपुर संघ के लगभग सब अधिकारी एक ही जाति के थे, ब्राह्मण जाति के थे। लेकिन मैं नागपुर का प्रचारक बनकर 80 के दशक में जब वापस आया तो जगह जगह जितनी बस्तियां थी उस प्रकार की कार्यकारिणी बनी थी। इसलिए बनी थी कि हमारी शाखाएं बढ़ी, हम उस बस्ती में पहुंचे, हमने काम बढ़ाया। स्वाभाविक उसमें से कार्यकर्ता तैयार हुए, वो आ गए। कोटा सिस्टम करेंगे तो जाति का भान रहेगा। सहज प्रक्रिया से सबको लाएंगे तो फिर जात नहीं रहेगी। सहज प्रक्रिया लाते समय लाने वालों के मन में यह भान रहना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य की अपने जैसे को पकड़ने की होती है। हमको अपने जैसे को नहीं पकड़ना है, सबको पकड़ना है। ये ध्यान रखकर अगर काम चलता है तो ऐसा होता है। 50 के दशक के संघ में आपको ब्राह्मण ही नजर आते थे। आज के संघ में, क्योंकि आप पूछते हैं तो थोड़ा बहुत मैं देखता हूं तो मेरे ध्यान में आता है कि जोन स्तर पर, प्रांत और प्रांत के ऊपर जोन स्तर पर सभी जातियों के कार्यकर्ता आते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर भी अब एक ही जाति नहीं रही, यह बढ़ता जाएगा। और संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन जिसमें काम करने वालों में सभी जाति वर्गों का समावेश है, ऐसी कार्यकारिणी आपको उस समय दिखने लगेगी। मैंने कहा यह यात्रा लंबी है, लेकिन हम उस ओर आगे बढ़ रही है, महत्व की बात है। और घुमंतु जातियों के लिए हमने काम किया है। मैं मानता हूं कि स्वतंत्रता के बाद
उनकी दखल लेकर काम करने वाले हम पहले होंगे। महाराष्ट्र में ये काम शुरू हुआ और उसके चलते बहुत सारी बातें हुई। उनको स्थिर करना, उनके बच्चों को शिक्षा में भेजना, शिक्षा प्राप्त करके वो समाज में आगे बढ़े, इसको देखना, उनकी जो परंपरा से आने वाली रूढ़ियां कुरीतियां है उसको हटाने का भाव उनके ही मन में उत्पन्न करके उसको निरस्त करना, आदि आदि सारी बातें करते करते कार्य का परिणाम ऐसा हो गया कि पहले महाराष्ट्र सरकार ने और अब केंद्र सरकार ने भी उनके लिए एक अलग कमीशन बनाया है और वो पायलट प्रयोग हमारा चला है। यमगरवाड़ी नाम का स्थान है, वहां उसकी केंद्रीभूत जानकारी और कार्य का प्रातिनिधिक स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। जिनको जाना है जरूर जाइए। इधर उधर विदेशों में यात्रा करते आप मनोरंजन के लिए, एक बार वहां की भी यात्रा कीजिए तो कितने पापड़ बेलकर कार्यकर्ताओं ने उस समाज को बराबरी में लाने का प्रयास चलाया है, ये आप जान सकेंगे। उसको देखिए। उस कार्य को अब अखिल भारत में जितनी घुमंतु विमुक्त जातियां हैं उनके लिए बढ़ाने का भी हमने उपक्रम पिछले वर्ष से प्रारंभ किया है और हम उनके लिए भी काम करेंगे। प्रश्नों के अगले समूह को हमने शिक्षा में भारतीय मूल्य इस शीर्षक में समाहित करने का प्रयत्न किया है। बहुत सारे महानुभावों ने ये प्रश्न पूछे हैं। प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, डॉक्टर आनंद पांडे जी, डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी, सुभाष जिंदल जी, संजीव कुमार सिन्हा जी, रमण अग्रवाल जी, प्रेमपाल शर्मा जी, क्षितिज अवस्थी जी, आलोक गुप्ता जी, संजय मालपानी जी, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, ग्रुप कैप्टन पी आनंद नायडू जी, राजन कुमार जी, डॉक्टर गुंजन अग्रवाल जी, लोकेश जिंदल जी, प्रोफेसर शुभम मजूमदार जी। आपके प्रश्न हैं, शिक्षा में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय, वेद, रामायण, महाभारत आदि का शिक्षा में समावेश, सह शिक्षा आदि विषयों पर संघ की क्या राय है? दूसरा, उच्च शिक्षा का स्तर लगातार घट रहा है, भविष्य के भारत का निर्माण कैसे होगा? देखिए, धर्मपाल जी के ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने जब सर्वे किया तो उनको ध्यान में आया कि परंपरा से हमारी शिक्षा पद्धति ज्यादा प्रभावी, अधिक लोगों को साक्षर बनाने वाली, मनुष्य बनाने वाली और अपना जीवन चलाने के लिए योग्य बनाने वाली थी। वो अपने देश में ले गए और ऐसा सब कुछ एक साथ न कर सकने वाली उनकी पद्धति यहां उन्होंने लाई। ये इतिहास है और इसलिए आज की दुनिया में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो लेने लायक है वो लेते हुए अपनी परंपरा से जो लेना है वो लेकर हमको एक नई शिक्षा नीति बनानी चाहिए। आशा करता हूं कि नई शिक्षा नीति आने को हुई है, उसमें ये सब बातें होंगी और अपने देश का विचारधन उसमें से मिलना चाहिए। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतंच गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रंथ सतांगिरायने संतवाणी एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ। ये शिक्षा में भारत के लोगों को मिलना ही चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और भी संप्रदाय है जो बाहर से आए हैं लेकिन उसकी अच्छी खासी संख्या है, उसमें भी जो मूल्यबोध है वो सिखाना चाहिए। रिलीजन की शिक्षा भले ही हम न दें, लेकिन दृष्टि, मूल्यबोध इस दृष्टि से और उसमें से निकलने वाले संस्कारों की दृष्टि से इन सबका अध्ययन, पठन, पाठन हमारे शिक्षा पद्धति में देश की शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा इस नाते अनिवार्य है, ऐसा संघ का मत है। शिक्षा का स्तर घट रहा है ऐसा हम कहते हैं, शिक्षा का स्तर नहीं घटता, शिक्षा देने वालों का स्तर घटता है, लेने वालों का घटता है। छात्र शिक्षा के लिए आता है कि अपने जीवन की कमाई पर दृष्टि रख के उसके लिए आवश्यक डिग्री के लिए आता है? उसको हम घर में कैसा तैयार करते? मुझे एक सज्जन पुणे में मिले, सज्जन यानी कर्तृत्व संपन्न व्यक्ति है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं इसलिए शिक्षा छोड़ के उनके पिताजी ने उनको पुणे भेज दिया सातारा से।
और वहां वो प्रिंटिंग प्रेस का काम उसमें नौकरी करने लगे। करते करते उनके ध्यान में आया तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइज एजेंसी चलाई और साथ साथ शिक्षा भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी कर ली। और आज उनकी स्थिति यह है कि एक अव्वल एडवर्टाइजिंग फर्म उनकी है और महाराष्ट्र सरकार को भी अगर किसी गांव का सत्य डाटा चाहिए तो उनके पास जाते हैं। प्रदीप लोखंडे उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा कि भागवत जी आप लोगों में भाषण देते हो, एक संदेश हमारा पहुंचाओ। तो मैंने कहा क्या संदेश है? उन्होंने कहा हर व्यक्ति को लगता है अपना बेटा आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर ऐसे ही बने। अरे हर लड़का ऐसा नहीं बन सकता। हर एक की अपनी क्षमता भी होती है, रुचि भी होती है। उसको जो अच्छा लगता है वो करने को मिले और जो वो करे वो उत्कृष्ट करे। तिलक जी के लड़के ने कहा कि मुझे ये पढ़ने की इच्छा है, तो तिलक जी ने उसको पत्र लिखा कि जीवन में क्या पढ़ना तुम विचार करो। तुम अगर कहते हो कि मैं जूते सिलाने का व्यवसाय करता हूं तो मुझे चलेगा, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारा सिलाया हुआ जूता इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि पूना शहर का हर आदमी कहे कि जूता खरीदना है तो तिलक जी के बेटे से खरीदना है। अब जो मैं सीख रहा हूं वो मैं उत्कृष्ट करूंगा, उत्तम करूंगा, उसकी उत्कृष्टता में मेरी प्रतिष्ठा है। ये भावना भर के हम छात्रों को भेजते हैं क्या स्कूल में, अपने घर के लड़कों को? हम तो उनको ज्यादा कमाओ, कैसा भी कमाओ लेकिन कमाओ, ये मंत्र देकर भेजेंगे तो शिक्षा कितनी भी अच्छी होगी वो लेंगे नहीं उसको, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि दूसरा कुछ लेना है। शिक्षक को यह भान है क्या कि मैं अपने देश के बच्चों का भविष्य गढ़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति को मैं गढ़ रहा हूं। अनेक महापुरुष अपने प्राथमिक विद्यालय के, माध्यमिक विद्यालय के, कॉलेज के शिक्षकों को याद करते हैं। क्यों करते हैं? उनके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन है। ऐसा उनके जीवन में हमको कंट्रीब्यूट करना है, ये देने वाला शिक्षक है क्या? और शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान ठीक है क्या? शिक्षकों के स्तर का एक प्रश्न है। और कोर्स कंटेंट में भी ये प्रश्न है। कई बार ऐसे होता है हमारी उच्च शिक्षा संस्थानों से लोग डिग्री लेकर तो निकलते हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं रहते। डिग्रियां बहुत मिल रही है, उच्च शिक्षा के संस्थान चल रहे हैं, लेकिन रिसर्च कम हो रहा है हमारे यहां। विषय को पढ़ाने वाले प्रोफेसर, शिक्षक कम हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से एक सर्वांगीण विचार करके सभी स्तरों की शिक्षा का एक अच्छा मॉडल हमको खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए शिक्षा नीति का आमूलचूल विचार हो और आवश्यक परिवर्तन इसमें किया जाए, ये संघ बहुत सालों से कह रहा है। और इसके लिए जो कमीशन नियुक्त किए गए उन सब कमीशनों की रिपोर्ट भी ऐसी है। अब आशा करते हैं कि नई शिक्षा नीति में इन सारी बातों का अंतर्भाव होगा। लेकिन एक और बात है, अपने देश की अधिक शिक्षा निजी हाथों में है, सरकार के पास नहीं है। और उस निजी क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग भी चल रहे हैं। यहां दिल्ली में ही 1 साल पहले सम्मेलन हुआ था ऐसे प्रयोग करने वालों का। 350 के ऊपर भारत के विभिन्न स्थानों से, अलग अलग प्रांतों से लोग आए थे और दे हैव वर्कड मिरेकल्स। तो नीति जब आएगी लागू होगी तब होगी, उसकी राह देखने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा संस्थानों में काम करने वाले लोग अपनी अधिकार मर्यादा में प्रयोग करके शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर सरकारी नीति भी उसका अनुकरण करेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए हमको सारा कुछ सरकार के सर पर न डालते हुए हमको भी अपने अपने क्षेत्र में इसका प्रयास करना चाहिए। भाषा को लेकर भी कुछ जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। श्रीमान अनिल पांडे जी, श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, नीति नियामक संस्थाओं में अंग्रेजी का प्रभुत्व दिखाई देता है। संघ का भारतीय भाषाओं और हिंदी के प्रति क्या विचार है? संस्कृत के विद्यालय भी घट रहे हैं और इसे महत्व भी नहीं दिया जाता। संघ इस स्थिति को कैसे देखता है?
हिंदी पूरे देश की भाषा कब बनेगी? क्या संस्कृत को हिंदी से अधिक वरीयता नहीं दी जानी चाहिए? अभी जो अंग्रेजी के प्रभुत्व की बात है वो नीति नियामक संस्था में कहाँ है, वो तो हमारे मन में है। आज ये सामान्य अनुभव है कि भारत का उच्चभ्रू वर्ग भारतीय भाषाओं में जो बोल सकता है, हिंदी भी जानते हैं दोनों, लेकिन मिलते हैं तब अंग्रेजी में बात करते हैं। तो हम अपनी मातृभाषाओं को सम्मान देना शुरू करें। भाषा भाव की वाहक होती है, संस्कृति की वाहक होती है, और इसलिए भाषाओं का रहना ये अनिवार्य बात है मनुष्य जाति के विकास के लिए। अपनी भाषा का पूरा ज्ञान हो, किसी भाषा से शत्रुता करने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी हटाओ नहीं, अंग्रेजी रखो, यथास्थान रखो। अंग्रेजी का एक हवा जो हमारे मन पर है उसको निकालना चाहिए। इंटरनेशनल लैंग्वेज हम ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि लोगों में अगर हम बात करते हैं तो यूरोप के देशों में दो भारतीय मिलने के बाद अंग्रेजी में बात करेंगे तो सबको समझ में नहीं आएगी। उनको भारतीय भाषाओं का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जहां जहां अंग्रेजों का प्रभुत्व रहा ऐसे देशों में अंग्रेजी का एक स्थान है। अमेरिका भी अंग्रेजी बोलती है, लेकिन वो कहती है हम ब्रिटिश इंग्लिश से, हमारी इंग्लिश अलग है, स्पेलिंग तक सब अलग अलग है। फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच चलेगी, इसराइल में आपको पढ़ने जाना है हिब्रू पढ़ के जाना पड़ेगा, रशिया में जाना है रशियन सीख के जाना पड़ेगा, चीन जापान सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग सब बातों में करते हैं। उन्होंने प्रयास पूर्वक इसको किया है, हमको ये प्रयास करने पड़ेंगे। जितना हम स्वभाषा में काम चलाएंगे, और सबसे समृद्ध भाषाएं हमारे पास है, हम ये कर सकते हैं, हम करने को हो जाए तो ये हो जाएगा। अंग्रेजी से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, उत्तम अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए, और दुनिया में भी अपने अंग्रेजी वक्तृत्व की छाप बना सकते हैं। ऐसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग हमारे देश के भी होने चाहिए। भाषा के नाते किसी भाषा से शत्रुता हम नहीं करते, लेकिन देश की उन्नति के नाते हमारी मातृभाषाओं में शिक्षा हो, इसकी आवश्यकता है। फिर प्रश्न आता है कि हमारी तो अनेक भाषाएं हैं, तो एक भाषा हमारी क्यों नहीं? तो किसी एक भारतीय भाषा को हम सीखे, इसका मानस हमको बनाना पड़ेगा। हिंदी की बात स्वाभाविक रूप से चली है, पुराने समय से चली है, अधिक लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए चली है, लेकिन ये मन बनाना पड़ेगा। कानून बनाने से नहीं होगा, थोपने से नहीं होगा। आखिर एक भाषा की बात हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमको देश को जोड़ना है। एक भाषा बनाने से अगर देश में विरोध खड़ा होता है, आपस में कटुता बढ़ती है, तो हमको तो ये सोचना चाहिए कि मन हम कैसा बनाएं। मेरा अनुभव ऐसे कहता है, हिंदी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में काम करना पड़ता है देश में अधिकांश भाग में, इसलिए अन्य प्रांतों के लोग, बहुत से लोग हिंदी सीखते हैं। हिंदी प्रांतों के लोगों का हिंदी में चल जाता है, इसलिए वो दूसरी भाषा नहीं सीखते। क्यों ना हिंदी बोलने वालों ने भी दूसरे किसी प्रांत की एक भाषा को सीखना चाहिए, तो यह मन मिलाप जल्दी होगा और हमारी एक राष्ट्रभाषा और उसमें सारा कारोबार, ये काम जल्दी हो जाएगा। ये करने की आवश्यकता है। संस्कृत के विद्यालय घट रहे हैं और महत्व भी नहीं दिया जाता। कौन नहीं देता? हम महत्व नहीं देते, इसलिए सरकार भी नहीं देती। अगर हमारा आग्रह रहे कि अपनी परंपरा का सारा साहित्य लगभग संस्कृत में है, तो हम संस्कृत सीखे, हमारे बच्चे सीखे, कम से कम बोलचाल कर सके, इतना सीखे। इस दिशा में लगे हैं संघ के स्वयंसेवक। संस्कृत के प्रचार के 2-3 काम चलते हैं, अच्छे पल्ले बढ़ रहे हैं। लेकिन ये अगर हमारा मानस बने तो अपनी विरासत का अध्ययन भी ठीक से हो सकेगा, और अपनी भी कोई भाषा है और वो इतनी श्रेष्ठ भाषा है कि संगणक के लिए सर्वाधिक उपयोग वही भाषा है, ये सारी बातें पता चलेगी। ये गौरव बनता है तो समाज में उसका चलन बढ़ता है, चलन बढ़ता है तो विद्यालय भी फिर से खुल जाते हैं, पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं, नीतियों को भी समाज का मानस प्रभावित करता है।
ये काम करने की बहुत जरूरत है। वो हम करते नहीं है, और कोई करे ऐसा ठेका दे के विचार करते तो ये कभी होने वाला नहीं है। तो और फिर वरीयता का प्रश्न है। ये वरीयता शब्द गलत है। भारत की सारी भाषाएं मेरी भाषा है, और जहां मैं रहता हूं वहां की भाषा बोलता हूं। ये होना चाहिए। अपनी मातृभाषा पूरी आनी चाहिए। जहां मैं रहता हूं वहां की भाषा आत्मसात करनी चाहिए। और पूरे भारत की एक भाषा जो हम बनाएंगे वो श्रेष्ठ है इसलिए बनाए ऐसा नहीं, वो सर्वाधिक उपयुक्त है आज के समय में इसलिए बनाएंगे। उसको भी सीखना चाहिए। और फिर आपकी रुचि है और आवश्यकता है तो कोई भी विदेश की भाषा सीखिए, उसमें विदेशी लोगों से ज्यादा प्रवीण बनिए, उसमें भारत का गौरव है। हम सब लोगों से कुछ शिकायत रहती है कि हमारी भाषा बहुत शुद्ध हिंदी है, तो भागवत जी से भी एक बहन ने ऐसी शिकायत की है। ये शिकायत अंग्रेजी को लेकर नहीं रहती है कि आपकी अंग्रेजी बहुत शुद्ध है, इसलिए ये प्रश्न नहीं है, इसको हमने शामिल नहीं किया है। महिला और संघ का दृष्टिकोण, इस विषय में भी कुछ प्रश्न आए हैं। बबीता फोगाट जी, विघ्नेश माथुर जी, डॉक्टर सुनीता जी, गीता सहारे जी, डॉक्टर पूजा ठाकुर जी। आपकी जिज्ञासाएं हैं, लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संघ की क्या दृष्टि है? संघ ने इस दिशा में क्या कुछ किया है? आखिर अपराधियों में कानून का डर क्यों नहीं है? लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा ये सुनिश्चित करने के लिए दो तीन बातें करनी पड़ेगी। पुराने जमाने में जब घर के अंदर महिलाओं का बंद होना निश्चित रहता था, तब उसकी जिम्मेवारी परिवार पर रहती थी। लेकिन अब महिलाएं भी पुरुषों की बराबरी से बाहर आकर कर्तृत्व दिखा रही, और दिखाना चाहिए उन्होंने, तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए भी सजग और सक्षम बनाना पड़ेगा। इसलिए किशोर आयु के लड़के और लड़की दोनों का प्रशिक्षण करना पड़ेगा। किशोरी विकास, किशोर विकास, ये काम संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। क्योंकि महिला असुरक्षित कब हो जाती है? जब पुरुष उसकी ओर देखने की अपनी दृष्टि को बदलता है। इस पर बड़ी चर्चाएं चली है। तो एक मीडिया की पत्रकार महिला बोल रही थी, मैं सुन रहा था, जब सजा हो गई थी बलात्कारियों को, कड़ी सजा हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से, उसकी चर्चा चल रही थी। मैं बैठा था तो वो महिला कह रही थी कि केवल अपराधियों को सजा होने से काम नहीं चलता, मूल समस्या ये है कि महिलाओं को देखने की पुरुष की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। और ये दृष्टि हमारी परंपरा में है, मातृवत परदारेषु, अपनी ब्याहता पत्नी छोड़कर बाकी सबको माता के रूप में देखना, ये अपना आदर्श है। उन संस्कारों को पुरुषों में भी जगाना पड़ेगा। इसलिए किशोर और किशोरी विकास के उपक्रम चले और महिलाओं को आत्म संरक्षण की कला सिखाने वाले उपक्रम भी बढ़े। इसमें भी स्वयंसेवकों ने काम प्रारंभ किया है। तो बड़ी मात्रा में और स्कूल कॉलेज की छात्राओं को इसका प्रशिक्षण देना और फिर उस प्रशिक्षण की स्पर्धाएं भी आयोजित करना, पिछले वर्ष से ये उपक्रम शुरू हुआ है। देश के सब राज्यों में ये शुरू होगा आगे चल के। संघ के स्वयंसेवक इसको करते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल शाखा चलाता है और कुछ नहीं करता, लेकिन संघ के स्वयंसेवक ये करते हैं। तो विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये उपक्रम शुरू किया गया है और उसके बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देशव्यापी ये कार्यक्रम वो चलाएंगे। अब कानून का डर अपराधियों में कम रहता है, क्योंकि कानून एक हद तक चल सकता है। समाज के धाक, संस्कारों का चलन, इसका परिणाम ज्यादा होता है। कानून की यशस्विता समाज के मानस पर निर्भर करती है। लाल बत्ती है, लेकिन लाल बत्ती न तोड़ने वाला समाज है तो लाल बत्ती का चलता है। इसलिए
कानून तो कड़े से कड़े बनने चाहिए और उनका अमल ठीक से होके अपराधी को उचित सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन उसके साथ साथ समाज भी इसकी नजर रखे, आंखों की शर्म हो लोगों में, समाज का वातावरण ऐसा हो जो अपराधों को बढ़ावा नहीं देता। ये हमारी जिम्मेवारी है। उस दृष्टि से यह संस्कार जागरण का पक्ष भी इन मामलों में उतना ही महत्व का है। हम देखते हैं कहीं कहीं 5, 5:30 बजे के बाद महिलाएं बाहर जाती नहीं, और कहीं कहीं अपने देश में ऐसे इलाके हैं, ऐसे राज्य है जहां पर रात को भी सब अलंकार पहन के महिला कहीं जाकर आती है, अकेली भी जाती है तो भी उसके मन में कोई भय नहीं है। ये परिणाम कानून का नहीं है, ये परिणाम वहां के वातावरण का है। उस वातावरण को हमको बनाना पड़ेगा प्रयासपूर्वक, हम सबको उसके लिए काम करना पड़ेगा, वो करना चाहिए। जया जेटली जी का भी हिंदुत्व को लेकर प्रश्न है। यदि हिंदुत्व की व्याख्या इतनी ही श्रेष्ठ और सुंदर है जैसी कि बताई गई, तो आज विश्व और भारत के भीतर भी हिंदुत्व को लेकर आक्रोश और हिंसा क्यों दिखाई देती है? संघ इसके लिए क्या करेगा? विश्व में हिंदुत्व को लेकर आक्रोश और हिंसा नहीं है, उल्टा है। विश्व में हिंदुत्व की स्वीकार्यता बढ़ रही है। भारत में है आक्रोश है, और भारत में जो आक्रोश है वो हिंदुत्व विचार के कारण नहीं है। विचार को छोड़कर गत 1500-2000